देखिए पहले 16 माह की हुकूमत का आप देख लें कि नून लीग कहते हैं हमारी जिम्मेदारी नहीं थी, हमने कहा हमारी जिम्मेदारी नहीं थी, बाकी पार्टियों ने कहा हमारी जिम्मेदारी नहीं थी। तो इस मरतबा हम चाह रहे हैं कि नून लीग जो है ना वो फुल फ्लेज हुकूमत को संभाले, ताकि एक दूसरे को ये बात नहीं करनी पड़ी कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है। और अब हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि नून लीग के बगैर को सपोर्ट के बगैर हमारे पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि पीटीआई से तो हमारी बात हो नहीं रही है। और अगर हम न्यूट्रल भी हो जाए तो इन दोनों में से कोई हुकूमत बना नहीं सकेगी। जब नहीं बना सकेगी तो ये असेंबली कहाँ खड़ी होगी। तो लिहाजा इस सिस्टम को डिरेल होने से बचने के लिए हम चाहते हैं कि नून लीग, ये जरूर हम बात करेंगे उनके साथ, जो हमारी मुज़ाकरात चल रही है कि आपने निजकारी के हवाले से जो आपकी पॉलिसी है उसे पीपल्स पार्टी इतफाक नहीं करेगी। मुलाजमीन के हवाले से जो 16 महीने में जो उनका रवैया था और इनके वजीरों को बकायदा जिस कमेटी को मैं हेड करा था वो साफ तौर पे इनकार कर रहे थे, ना कोई कोऑपरेशन कर रहे थे, ना वोट को इज्जत देने वाली बातें कर रहे थे। तो यकीन हमारी मुज़ाकरा चल रहे, लेकिन उसके साथ साथ जो आईनी उहदों की आप बात करेंगे, ये तो किसी भी पार्टी के हक है कि वो अपने अपने कैंडिडेट खड़े कर दे। इस वजह से पीपल्स पार्टी ने आसिफ अली जरदारी को सदारती उम्मीदवार नामजद की है। इसी तरह स्पीकर के लिए और सेनेट के चेयरमैन के लिए भी हम उम्मीदवार लाएंगे, डिप्टी स्पीकर के लिए भी लाएंगे। तो इसमें कोई कबात तो नहीं है, लेकिन नून लीग जो है ना, अगर वो ये समझ रही कि वो बड़ी पार्टी है तो वो ये जिम्मेदारी क्यों नहीं उठा रही है। जिम्मेदारी जैसा मियाँ साहब जो है ना वो पीछे हट गए, तो शहबाज शरीफ साहब भी क्या हो रहे, क्योंकि एक तरफ इनके लोग जो है ना वो टीवी में आके इस तरह बातें कर रहे हैं जिस तरह वो नहीं चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी उनका साथ दे। तो ऐसे सूरत हाल में तो यकीनन के सामने अभी तक कोई चीज फाइनल नहीं हुई है। अच्छा, ये फरमा दीजिएगा कि आपने तो अपने अपने डिमांड रख दी है सामने, साथ साथ एमक्यूएम ने भी 3 डिमांड्स अपनी सामने रख दी हैं, जिनमें गौरतलब है ये, क्योंकि मकामी हुकूमतें जो है उनका तसलसल कायम किया जाए, उसमें रोक टोक ना हो, उसमें इस तरह के कोई एंड ना हो जाए, कोई बीच में कोई तसलसल खत्म ना हो जाए, इसके लिए भी कानून साजी की जाए। एनएफसी अवार्ड को सूबाई हुकूमतों की बजाय मकामी हुकूमतों को दिया जाए, और फिर कोटा वाला मामला भी, कोटा वाला सिस्टम जो है उसको भी इंप्लीमेंट कराया जाए। तो ये 3 मुज़ाकरात एमक्यूएम के भी सामने आ गए हैं। तो ये आपके मुज़ाकरात को कहीं ये अफेक्ट करते हैं? आपको फर्क पड़ता है कि ये माने जाए या ना माने जाए? नहीं, मेरे ख्याल में एनकेएम को भी ऐसा लगा है ना कि वो भी ऐसा आहिस्ता मुस्लिम लीग नून से पीछे हट रही है। नहीं तो इनकी माजी का अगर आप देख ले या इनकी सोच आप देखिए, ये तो लालूचेत को भी अपना मुल्क बना ले अलग, और न्यू कराची को अलग मुल्क बना ले। वो तो उनकी माजी की जो पॉलिसी है उनका तसलसल है। और इनकी कौन सी सीटें हैं, जहाँ मेरी वाली सीट है वहाँ जो है ना इनकी भी मेरे पास 25 से 30 हजार बैलेट पेपर एनकेएम के निशान पे लगे हुए हमारे लड़कों ने पकड़ लिए, यानी उसे छीन लिए। और 3800 वोट लेने वाला मुस्तफा कमाल साहब ने 71,000 वोट कैसे गिनवाए। और फिर जो आपने एफआईआर की बात की है, उस वक्त इससे पहले 24 जनवरी को मेरे पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सेनेटर ताज अदर साहब ने लेटर लिखा और इलेक्शन कमीशन को कि एक असास अदारा है, ये माजी में 259 अफराद को मजदूर को जो जिंदा जलाया गया 2 महीने पहले, मुस्तफा कमाल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में माना कि हमारे लोग हैं, हमने बचाना है। और इसी हल्के में 33 जाले हमारी शहीद किए गए। लिहाजा इसकी आप यूसी 9 और यूसी 6 की जो ना आप प्रोटेक्शन करें, कुछ नहीं हुआ। फिर डिप्टी कमिश्नर की मीटिंग में मैंने ये बात की कि ये शख्स जो ना मुदारों का नाम इस्तेमाल कर रहा है, इनको रोका जाए, कुछ नहीं हुआ। इलेक्शन वाले दिन जब 4 बजे का टाइम था और हमें पहले से इतला थी कि ये अपनी बदमाशी दिखाएंगे, 4 बजे हमें लोगों ने बताया कि फला पोलिंग स्टेशन में हमारी खवातीन जो पोलिंग स्टेशन है वहां पे यास्टर समेत लोग घुसे और मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन में उन्होंने घुसना शुरू कर दिया। माजी में एनकेएम ये करती थी कि वो स्टेशन में घुस के फिर ठप्पे लगाती थी, ठप्पे में घंटा 2 घंटा लगता था। इस मरतबा उन्होंने नया तरीका निकाला है कि पहले से बैलेट पेपर जो कि इस वक्त भी हमारे पास 25 से 30 हजार है, वो निशान स्टंप लगा के, स्टंप भी नॉर्मल स्टंप से जाली है, तो वो उन्होंने जब वो अंदर गए हैं वहां, जब उस वक्त हम पहुंचे थे एमएच पोलिंग स्टेशन के नाम से वहां, तो वहां रेंजर्स भी खड़ी थी, वहां पुलिस भी खड़ी थी। और 4:30 बजे का वक्त था, अभी 5 बजे पोलिंग में बंद होना था, 4:30 बजे अंदर दरवाजे बंद थे और असले से लोग अंदर थे। तो आप क्या समझ रहे कितना बेशर्म है कि हम अपनी लेडीज को इन गुंडों के रहम करम पे छोड़ के और हमारे इंतजार करते रहे। यह चीज
जब मोबाइल खुल जाए, व्हाट्सएप खुल जाए या अच्छा, अदालत खुल जाए तो हम चीफ आप पर जस्टिस को। एक मिनट मंदोखेल साहब, एक मिनट पर्सपेक्टिव पे आ जाए, एक मिनट, लेट मी गेट द पर्सपेक्टिव राइट। 16 फरवरी के हवाले से आपके ऊपर खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हुई है कि आपने और कुछ मुश्तल अफराद ने पोलिंग स्टेशन में अंदर आए, बैलेट पेपर्स, बैलेट बॉक्सेस को आप लोगों ने उसमें गिराए, आपने कोई एक फेंके, साथ साथ जो प्रिजाइडिंग अफसर है वो कहता है आपने सरकारी काम में मदाखलत भी की है। तो अब इस सारे मामले में आप कह रहे हैं कि एमक्यूएम ने धांधली ज़दा कुछ अपने बैलेट बॉक्सेस पहले से वहां रखे थे जो आपके इस वक्त आपके पास है एज प्रूफ के एमक्यूएम इसमें धांधली करना चाह रहा था। इज दैट व्हाट यू सेइंग? देखिए, बिल्कुल आपकी बात सही है। जो 25 से 30 हजार बैलेट पेपर हमारे पास है, तो ये कहां से है, इसकी इंक्वायरी कौन करेगा? नंबर एक बात। दूसरी बात, जो आपने मेरे हवाले से बात की थी, उसी जो वीडियो एक वायरल हुई थी, उस वीडियो वायरल के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने मुझे नोटिस दिया था। 15 फरवरी को मुझे इस्लामाबाद तलब किया गया। जब मैं 15 तारीख को पहुंचा इस्लामाबाद में, तो वहां पे बकायदा आरओ, डीआरओ, प्रिजाइडिंग अफसर तमाम मेरे सोशल मीडिया पेज पे मौजूद है। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई वाकया हुआ ही नहीं है, ऐसा कोई वाकया हुआ ही नहीं है, और न कोई तोड़ फोड़ हुआ है, न और बकायदा उन्होंने गिन लिया। तो आप मुझे बता दो, 8 फरवरी से लेकर फरवरी प्रिजाइडिंग अफसर कहाँ दरखास्त दी है कि 16 फरवरी को अचानक एमकेएम के लोगों ने उसको उठा के थाने में ले गए और उनसे एफआईआर को उठा लिए। तो जो ये आरओ प्रिजाइडिंग अफसर इलेक्शन कमीशन सिंध के बकायदा रिप्लाई मौजूद है कि कोई वाक्य हुआ ही नहीं, वो वीडियो जो था वो एडिटेड था। और दूसरी तरफ, क्योंकि हमने उन 9 तारीख को, वो भी मेरे पेज में मौजूद है, वहां पे जो एमकेएम की खवातीन जबरदस्ती वोट डाल रही है, वहां के लोग घुस रहे हैं, हमारे कारकुन से वोट छीन रहे हैं, वो सारी वीडियो लगा के हमने थाने में एफआईआर के लिए दी है। और हमारे पार्टी के सेक्रेटरी जनरल ने बकायदा इलेक्शन कमीशन लेटर लिखा है कि ये इलेक्शन एक्ट 171, 172, 173 की खिलाफ वर्जी है, इसकी आप एफआईआर काट दे। उसके लिए हमने आज 22 की पिटीशन दाखिल की, क्योंकि पुलिस हमारी एफआईआर नहीं काट रही है। तो ये लेके उन्होंने मीडिया को, वो मेरे हवाले से कि मैंने तो 17 तारीख को ही जमानत ले ली है, और जो मेरे साथ लोग थे उन्हें जमानत ले ली है। और जमानत इस बात से हमें मिली है कि चूंकि आरओ डीआरओ प्रिजाइडिंग अफसर की बकायदा टेररी रिपोर्ट मौजूद है कि ऐसा कोई बैलेट बॉक्स टूटा ही नहीं है, तो एमकेएम के लोग प्रिजाइडिंग अफसर को बेचारे को जबरदस्ती उठा के एफआईआर दर्ज करा दे, इसका क्या अंजाम होगा इसका केस? लेकिन मैंने अपनी एफआईआर मंदोखेल साहब कितनी सीटों में धांधली हुई है? एमक्यूएम ने कितनी सीटें धांधली से जीती हैं आपके मुताबिक? एक सीट भी वो नहीं जीती है। ये आप कराची के चप्पा लोगों से पूछे, चाहे मुस्तफा कमाल साहब की। मैं आपको एक और टेक्निकल बात बताऊं, मुस्तफा कमाल साहब ने हमारे साथ 2 सूबाई और 2-3 सूबाई थोड़े लग रहे थे। एक सूबाई से उन्होंने जो वोट हमारे पास है उससे 24,000 वोट लिए, दूसरे सूबाई से उसने 5,400 लिए, ये दोनों मिला के ये हो गए 28,500। तो मुस्तफा कमाल साहब को 71,000 वोट कहां से डाले? इसका मतलब ये कि प्रिजाइडिंग अफसर ने कौमी का तो बैलेट पेपर इशू किया, मगर सूबाई को नहीं किया है। और ये जो हमारे पास वोट है, ये भी अगर डल जाते तो मुस्तफा कमाल साहब तो 1 लाख से ऊपर चले जाते। तो इसकी इंक्वायरी चीफ जस्टिस करेंगे या चीफ इलेक्शन कमिश्नर, आप मीडिया वाले करेंगे? ये मैं पूरे, आप क्योंकि आपने डीएसएनजी भेजनी थी, मेरे पास वो पूरे थैले पड़े हैं।